जी बेटे, जैसा कि मैंने आपको भी कहा 2 मिनट बाद, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि यहाँ से आगे का कुछ पार्ट है जो मैथ्स और फिजिक्स का ओवरलैप करता है। क्या करता है? तो मैं कुछ हिस्सा मैथ्स के रजिस्टर में ही लिखवा रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा बिजनेस वाले बच्चे भी इसको मैथ्स के रजिस्टर में नोट करें, और कुछ हिस्सा इसका फिजिक्स के रजिस्टर में लिखवाऊंगा। जितना हिस्सा मैथ्स के रजिस्टर में लिखवा रहा हूँ उतना बिजनेस वाले भी नोट करें, उसके बाद वो अपनी बिजनेस की क्लास के लिए आगे चले जाएं। वहां से फिजिक्स वाले बच्चे अपने फिजिक्स के रजिस्टर में नोट करना शुरू कर देंगे। ठीक होगी बात? मैं इससे पहले कि आज की बात आगे शुरू करूं, मैं पिछली बात को ही दोबारा एक दफा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि जो बात बतानी है वो यही बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि दो क्वांटिटीज, यार इधर तवज्जो चाहिए जरा, दो क्वांटिटीज इंटरडिपेंडेंट होती हैं। क्या होता है? मैं विद इन 3 to 4 मिनट्स रिपीट करूंगा, आप मेरे साथ बोल रहे होने चाहिए। बेशक ऊंची आवाज में नहीं बोले, जेरे लब बोले, लेकिन आप बोलें ताकि आपका दिमाग आपकी आवाज सुने। अहमद, सबने बोलना अपने दिमाग में। बाजू का दो क्वांटिटीज एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। जब डिपेंड करती हैं तो इसका मतलब है एक में इजाफे से दूसरे में या इजाफा होता है, या एक में इजाफे से दूसरे में, अगर इजाफे से इजाफा हो रहा हो तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, इजाफे से कमी हो रही हो तो वो, यार तुझे मैं नहीं रिपीट करनी आ रही है बात, छोड़ उसको, जो भी कर रहा है इधर ध्यान दे। अब फिर सिफर से शुरू करना पड़ेगा। बाज औकात क्वांटिटीज में पुत्र उठाना तो मैं मारूंगा ठुडों के साथ। तुझे इसीलिए क्लास से निकाला था, उसने सही किया था, तुझे एकेडमी से निकालना चाहिए। तू इंसान है ही नहीं है, इंसान की जुबान क्योंकि तुझे समझ नहीं आती। कभी भी बेटे दो क्वांटिटीज जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से। कभी ऐसा होता है कि दो क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड करती हो। क्या करती हो? जब भी डिपेंड करती हैं तो या तो एक में इजाफे से दूसरे में इजाफा होता है। क्या होता है? दैट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये कौन सा रिलेशनशिप है? या एक में इजाफे से दूसरे में कमी होती है, दैट इज इनवर्स। या तो कोई प्रॉब्लम। अब अभी 1 मिनट के लिए फोकस कर लेते हैं इस बात पे कि एक में इजाफे से दूसरे में हो रहा है इजाफा, यानी रिलेशनशिप है डायरेक्ट। रिलेशनशिप क्या है? तो वो कितना इजाफा होना है? वो इजाफा, क्या वो इजाफा इस तरह होना है कि हर एक यूनिट के इजाफे से दूसरे में से, जैसे हर 1 किलो क्वांटिटी बढ़ाने से आलू की, क्या जो टोटल बिल बन रहा है उसमें 100 रुपए का ही इजाफा हो रहा है या नहीं? अगर हर 1 किलो बढ़ाने से टोटल के अंदर 100 रुपए का ही इजाफा हो रहा है तो ये लिनियर रिलेशनशिप है। तो ये क्या रिलेशनशिप है? कि मैं जितने किलो ज्यादा आलू खरीदूंगा, मेरे पास कौन सी दो क्वांटिटीज होगी? एक, आलू का मैस, वेट कितना आलू खरीद रहा हूं। दूसरा, उसकी टोटल बिल क्या बन रहा है। अगर हर 1 किलो क्वांटिटी बढ़ाने पे टोटल बिल में 100 रुपए का ही इजाफा हो रहा है तो ये रिलेशनशिप कहलाता है लिनियर रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप है? और अगर ऐसा नहीं हो रहा, 1 किलो बढ़ाने से कभी 100 का इजाफा होता है, कभी 200, कभी 300, वो नॉन लिनियर है। उसमें क्या होता है? एक्सपोनेंशियल होता है। क्या नहीं था अभी हमारा वो टॉपिक? अभी हमारा टॉपिक है लिनियर। कौन सा टॉपिक है? जब भी लिनियर रिलेशनशिप हो तो टिक टैक टो के जरिए से चीजों को सॉल्व किया जा सकता। हमने कुछ पार्ट्स लिख लिए कि इनका आपस में हमेशा लिनियर रिलेशनशिप होता है। करेंसी एक्सचेंज, $1 अगर 250 रुपए का है तो $2 500 के होंगे, 3 750 एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। यूनिट की कन्वर्जन, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर फिक्स प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है हर साल या इन्वेस्टमेंट के साथ वो फिक्स्ड है। फिर उसके बाद डिस्काउंट, फिर उसके बाद रेशो, फिर उसके बाद हमने कहा सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब इंटरेस्ट सिंपल नहीं होता, कोई और तरह का भी इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है हर साल उतना ही इजाफा होता जाएगा। मैं 2 4 सवाल अगले होमवर्क में सिंपल इंटरेस्ट के भी डालूंगा। और फिर पाई चार्ट, ये भी फिक्स्ड रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप, ये को प्रॉब्लम। पाई चार्ट से मैंने जो बात निकालनी थी वो क्या थी कि नंबर क्या करते हैं, मैथ में मैंने पढ़ाया बेटे इनको, कि नंबर जो होते हैं ना वो बेसिकली किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल होते हैं। आपको बता रहा हूँ आदि, किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का। और एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कई तरह के सिंबल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उनमें से एक सिंबल मैंने ये भी बताया था कि डैशेस भी डाली जा सकती हैं, और एक सिंबल ये भी बताया कि सर्कल भी बनाया जा सकता। पहले हमने बात किया उनमें से एक सिंबल क्या है, लाइन भी बनाई जा सकती। आप देखिए कि जब भी एक क्वांटिटी सिंगल क्वांटिटी हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन इस तरह से ड्रॉ की जा सकती है। इफ दिस इज वन, दिस विल बी
या वो इस तरह से हो सकती है, दिस विल बी 1, दिस विल बी, बेटे प्लीज इधर तवज्जो करो, ये सही है बात कि नहीं? ये तो था एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, क्या ये अलग अलग क्वांटिटी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किसी ने सोचा यार कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि मैं दोनों क्वांटिटीज को एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? दोनों क्वांटिटीज को एक ही सिंबल से, और उस सिंबल का नाम रखा हमने ग्राफ। क्या नाम रखा उसका हमने? उसने कहा यार हमारे पास ना, हम चीजों को जब लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, लाइन से, क्योंकि एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, 1 डायमेंशन होती है। क्या होती है? अब 2 क्वांटिटीज हैं तो कोई 2D फिगर बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? तो उसने बनाया 2D ग्रिड। क्या बनाया? 2D। अब 2D ग्रिड में उसने क्या किया? उसने कहा यार मैं क्या करूंगा कि एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करूंगा वर्टिकल लाइन से, और दूसरी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन से। एक को रिप्रेजेंट करूंगा और दूसरी को रिप्रेजेंट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करने लगे हैं पोटेटोज की। किसकी बात करने लगे हैं? यहां पे मैं लिखने लगा हूं केजीज, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये आगे बढ़ रही है ना फिगर? यहाँ पे मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? किलोग्राम्स। यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अमाउंट, 100 200 300 400, 100 रुपीज। ये बाकी का है, बाकी का है। हमदान है, सिर्फ आप ही बैठ थे। आप क्यों बैठ थे? नमाज पढ़ के आए हो? अभी से ईशा पढ़ ली? मैंने क्या किया? पूरी नमाज पढ़ा नहीं थी फिर? ये क्या है भला? व्हाट इज दिस? नो, दिस इज नॉट, दिस इज ग्रिड। ग्राफ ये क्या है? में दिस इज अ नो बेटे, ग्राफ, ये ग्राफ नहीं। नो बेटे, दिस इज नॉट अ ग्राफ। अ ग्रिड। जी जी, मैं भी यही बता रहा हूँ, आप सुने तो सही ध्यान से। दिस एज अ होल इज कॉल्ड बेटे ग्रिड। इसको क्या कहते हैं? ग्रिड में क्या होता है? एक क्वांटिटी को हम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी को, यहां तो कंफ्यूजन। 1 किलो जब हमने खरीदा तो कितने पैसे पे किए? खरीदा कितना है? 1 किलो। कितना खरीदा है? यहां से इस तरफ चले गए। पैसे कितने पे किए हैं? यहां से इस तरफ आ गए। दोनों आपस में मिले कहां पे हैं? किस पॉइंट पे? यहां तक प्रॉब्लम। जब कोई नहीं खरीदा था तो कितने पैसे पे किए थे? वी गुड सो फार। 2 किलो खरीदने वालों, कितने खरीदने? कितने के पड़ेंगे? 3 किलो खरीदने, कितने के पड़ेंगे? 4 किलो खरीदने। ये कोई बोल रहा है ऐसे? कोई छोटा बच्चा नहीं बोल रहा होता जैसे? कौन है ये छोटे बच्चा? कौन है छोटा बच्चा क्लास में? है? ये मुझे लगता है ये रीम बोल रही थी। अच्छा जी, ठीक है। Sir, what if the quantity was 5, but the rupees were 400, like a मैंने खरीदा discount? ही 4 किलो है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैंने खरीदा ही 4 किलो। ये अभी यहाँ पे पूरा इसलिए नहीं आ रहा कि मैं ना स्केल से नहीं थी लाइन लगाई,
तो यकीनन मैंने लाइन लगाते हुए कोई गड़बड़ की है। ये इक्वी डिस्टेंट नहीं रखा, इनको इक्वी डिस्टेंट होना लाजमी है। मैं इसको उठा के ना जरा इधर कर देता हूँ। ग्रेड पता लग गया किसको कहते हैं? जी बलाज, आपको पता लग गया ग्रेड किसको कहते हैं? ग्रेड पता लग गया किसको कहते हैं? जी। ये इधर कौन पीछे बैठा हुआ है? सलार, पता लग गया ग्रेड किसको कहते हैं? अब्दुल आदी, ग्रेड का पता लग गया? आप लोगों को पता लग गया ग्रेड क्या होता है? ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं इनको क्या कहते हैं, अब जरा ये देख लेना आप। यार अबू बकर, यार तू बाहर जाके कर ली यार बात तुझे। मैं नहीं, कोई मसला नहीं यार, नहीं पढ़ना तो मेरी क्लास ना डिस्टर्ब करो यार। मुझे ये रुकना पड़ता है ना जो बीच में, और पीछे से बाल लेके आनी पड़ती है, बड़ा अजाब लगता है। सबसे आसान काम है क्वेश्चन खोलूं, सॉल्व कराऊं 10 सवाल और कहूं कि ਏਦਾਂ सारे करने हैं। क्या ऐसी अहम बात है जो चल रही है? क्या बात कर रही है अफगान? है? कितनी लानत वाली बात है ये फिर? बकवास बात है। उठो अभी, दफा हो यहां से। बड़ा कोई जिंदगी मौत का मसला बना हुआ है, कल कहीं जाना है तो वो बात ज्यादा जरूरी है। चाहे ये जो मैंने पॉइंट्स लगाए हैं ना, इसको कहते हैं प्लॉटिंग द ग्राफ। क्या कहते हैं इसको? गुलामा इकबाल कहता होता था, अल्लाह पाक यहाँ तो मेरे से ना मुझे मुझे भी बाकियों की तरह मुर्दा कर दे, बाढ़ में जाए सारी दुनिया, मैं क्या करूं? या फिर इनको भी अकल दे दे। अजीब ही हिसाब पड़ा हुआ है मेरे लिए ये। प्लॉटिंग क्या होती है? आप जब देखते हैं कि ये दोनों आपस में जाए कहाँ क्रिस क्रॉस होना है, एक की वैल्यू में चेंज आने से दूसरे में क्या चेंज है, दिस इज कॉल्ड प्लॉटिंग। और ये बेटे जो ग्रीन लाइन लगाई है ना हमने, दिस ग्रीन लाइन, दिस इज ग्राफ। और ये जो ग्रीन लाइन है ना बेटे, ये असल में लाइन क्या करती है? दिस इज द शो ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप। इनके आपस में रिश्ते की असल जो प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो ये ग्रीन लाइन है। अब जरा 1 मिनट के लिए हमने क्या करना है, इस ग्रीन लाइन के ऊपर फोकस करना है। मैं इस ग्रीन लाइन को उठा के बाहर ले आता हूँ। आप इस ग्रीन लाइन के बारे में देखिए, क्या आपको नजर आ रही है, क्या क्या क्वालिटी नजर आ रही है? मैं इसके बारे में पहली बात जो ये देख सकता हूँ, वो क्या देख सकता हूँ? इट इज स्ट्रेट। ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन बेटे है। कोई कंफ्यूजन? जब ये स्ट्रेट है तो इससे क्या हो रहा है? अगर आप गौर करें, इफ आई लुक एट दिस, इधर तवज्जो करो बेटे। अगर आप इस पे फोकस करें, इसके स्ट्रेट होने पे, मैं अगर यहाँ पे कोई और कलर कौन सा लिया जाए? ब्लू, सारे कलर यूज किया मैं। रेड जरा सही नजर नहीं आता, कलर चेंज कर लेते हैं। ये पिंक लेने लगा। आप देखिए, ये एक इस तरफ को फ्लो है लाइन का। जूम इन करता हूं। आप देखिए यहां से यहां तक ये चेंज आया है बेटे, किसके अंदर? किसके अंदर ये चेंज आया है? ये जो पिंक लाइन है, किसके चेंज को शो कर रही है? किलोग्राम को किसको शो कर रही है? और इसके अंदर क्या चेंज आया हुआ है? राइट? यहां तक प्रॉब्लम। क्या मैं इस चेंज को, जो मैंने यहाँ पे नोट किया अभी, क्या मैं इस चेंज को यहां से नोट कर सकता हूँ? यस और नो? यस। अब जरा देखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जाना मैंने आगे, इस पॉइंट से आगे जाना मैंने। इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक आप देखिए, इतना चेंज है।
यस, किलोग्राम्स में यही चेंज है। और इस पॉइंट से यहां तक जो प्राइस में चेंज है वो इतना है बेटे। क्या इसको भी मैं उठा के वहां पर ले जा सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे रख सकता हूँ? यस। अब मुझे करना क्या है, मैंने आपको एक चीज दिखानी है। वो चीज क्या है, मैं इस वाले पार्ट को बेटे कहता हूँ, ये जो इस तरफ को मूव करना है, इस पार्ट को हम कहते हैं मैथ्स की जुबान में रन। क्या कहते हैं इसको हम? और ये जो ऊपर की तरफ जाना है, इस पार्ट को हम कहते हैं राइज। क्या कहते हैं? कोई कंफ्यूजन? अब मैंने आपके सामने देखिएगा क्या करता, कि मैंने यहां से एक इसको लिया, कॉपी किया, ये रन है ना। आप देखिएगा अगर ये दोनों रन इक्वल हैं, और क्या आपको ये दोनों रन इक्वल नजर आ रहे हैं? अगर ये दोनों रन इक्वल हैं, इनको दुनिया में जहां पे मर्जी उठा के रख दिया जाए, मैं इनको उठा के नीचे ले जाता हूँ, ये यहाँ पे ले जाता हूँ, अगर ये दोनों रन इक्वल हैं तो इनका राइज भी क्या इक्वल है कि नहीं, ये मैंने चेक करना है। लेट मी सी। मैंने इसके राइज को उठाया, और मैं, ये देखें जी, जूम इन करूं। ओहो, प्लीज जरा देखिएगा। मुझे सिर्फ ये पार्ट चाहिए, प्लीज जरा गौर कीजिएगा। ये देखें, क्या ये भी इक्वल आ रहे हैं? यस। दूसरी चीज जो मुझे इसका मतलब है, इसके बारे में नजर आ रही है, इस पार्ट के बारे में, पहली बात क्या नजर आई मुझे इसके बारे में, लाइन जो है वो। दूसरी बात जो नजर आती है वो क्या है, इसका राइज ओवर रन कांस्टेंट है बेटा। इसका राइज मैथ्स की जुबान में हम क्या कहते हैं, इसके राइज और रन की रेशियो आपस में कांस्टेंट है। इसके राइज और रन की रेशियो आपस में, यानी जब जब 1 किलो चेंज आता है रन में, एक 100 रुपए का चेंज आता है राइज में, एक 100 रुपए का चेंज आता है। यहां तो कोई प्रॉब्लम? जब हमने ये बात ऑब्जर्व कर ली तो साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला, इन अ लीनियर रिलेशनशिप, ग्राफ, जब भी एक लीनियर रिलेशनशिप का आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ विल ऑलवेज बी, दो चीजें उसके अंदर होंगी हमेशा। नंबर वन, स्ट्रेट। क्या होगा? अब आप ये भी कह सकते हैं सर, कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती तो, वर्टिकल लाइन होती तो उसके बारे में अभी 1 मिनट बाद बात करें। वो भी तो स्ट्रेट होती है ना लाइंस। ग्राफ विल ऑलवेज बी स्ट्रेट। और नंबर टू, दोनों शराइत पूरी होना लाजमी है, कोई एक शर्त नहीं, दोनों शराइत पूरी होना। राइज ओवर रन विल बी कांस्टेंट। यहां तक प्रॉब्लम? अब ये एक साइड नोट समझ लें इसको, या फुट नोट कह लें, या कुछ भी कह लें। ऑरेंज से लिख देता हूं, राइज ओवर रन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट। इसको क्या कहते हैं? और कोई कंफ्यूजन? यहां तक मेरी थी बात मैथ्स की। तो जो बिजनेस वाले हैं वो यहां से आगे जा सकते हैं। अब मुझे आगे फिजिक्स वाले बच्चों से बात करनी, याद रहेगी ये बात। राइज ओवर रन कांस्टेंट होगा, राइज ओवर रन। तो जब दोनों शराइत, एक जुमला सुनती जाओ मुंथा, जब दोनों शराइत पूरी करनी है, शर्त नंबर वन लाइन स्ट्रेट हो, शर्त नंबर टू के राइज ओवर रन कांस्टेंट हो, तो राइज ओवर रन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि अगर दोनों चीजों का होना लाजमी है, दोनों चीजों का नॉन जीरो होना। हम इसको फर्दर अब कल मैथ्स में डिस्कस करेंगे। यहां से आगे बेटे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स वाले बच्चे स्टे करेंगे, यहां से आगे मैं फिजिक्स के रजिस्टर में काम करूंगा। वो बेटे वो लिख रहा है, अल्लाह हाफिज। वो लिख रहा है, मैंने कहा, वो कह रहा है आगे से हट जाओ जरा।
ये बात समझ आ गई है ना? Sir, I was still noting down. ओ सॉरी, आप उसको ऐसा नहीं कर लेती है, जब ग्रुप में भेजेंगे वहां से कर लो। मैं अभी क्लास कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मैं ग्रुप में Okay. भेजता हूँ, वहां से कर लेना, थोड़ी स्पेस छोड़ लो। बेटे वो दरवाजा बंद करते जाना, अच्छा। और फाद भाई को कहना सर कह रहे पानी पिला दीजिएगा प्लीज। चलो बेटा, फिजिक्स वाला को बच्चा बैठ तो नहीं है ना आप? फिजिक्स वाले इधर ही हैं सारे? क्या? हाँ ले आओ ले आओ। एक एक करके नहीं चले जाते? अच्छा चलो जल्दी करो। अब जरा बेटे देखना, मैंने ये सारी बात आपको क्यों मैथ्स की क्लास के साथ जोड़ के फिजिक्स के साथ करनी थी। जी फिजिक्स की अब यहाँ से आगे फिजिक्स के रजिस्टर में आपको पता लग गया कि दो क्वांटिटीज का अगर आपस में रिलेशनशिप हो तो उन्हें ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट किया जा सकता, राइट? उन्हें ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का फायदा क्या होता है? आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत, ये कल मैथ्स में भी लिखवाऊंगा, मैं ऐसी क्लास में भी, यहां भी नोट करवा देता हूं। क्या बात? बात ये नोट कर लीजिए प्लीज साइड नोट के तौर पे। ग्राफ्स हेल्प अस प्रिडिक्ट पैटर्न्स विदाउट कैलकुलेशन। रीम एक तकलीफ करोगी प्लीज, जाके ना सर को कहना सर आइरीन नहीं आई आज। ग्राफ से क्या होता है देखे ना, अभी हमने पढ़ा कि ग्राफ की अगर शक्ल देखें और वो शक्ल नजर आए स्ट्रेट, तो वो कौन सा उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्ट है, लीनियर है। पता लग गया ये बात? तो ग्राफ से हमें देख के पता लग जाता है कि जो ग्राफ है वो प्रिडिक्ट कर देता है। क्या हम एक्चुअल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं? वी कैन डू एक्चुअल कैलकुलेशंस एज वेल। हम एक्चुअल कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रिडिक्शन करने में जो हेल्प मिल जाती है वो बड़ी अच्छी है। हमें प्रिडिक्ट करने में जो हेल्प मिलती है वो बहुत अच्छी हेल्प है। अल्लाह से help है। बैठो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी ले आओ ले आओ। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई सबको? Sir, I'm noting it down. कर लो नोट कर लो। यू अंडरस्टैंडिंग मी सो फार? अब चलते हैं जी। बेटे इधर तवज्जो। काइनेमैटिक्स में बेटे जो पार्ट आपने अभी पढ़ा है उसमें हमारा काइनेमैटिक्स में एक दूसरा पार्ट होता है ग्राफिकल एनालिसिस। क्या पार्ट होता है बेटे? ग्राफिकल एनालिसिस में क्या होता है बेटे, हम जो क्वांटिटीज आपस में इंटर रिलेटेड है ना, हम उनको एक ग्रिड के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं उनको ग्रिड के ऊपर? तो उसके लिए ना पहले दो तीन शर्तें हमने रखी हुई हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। ये मेन उसका ना नोट्स का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि इन्हें मेन नोट्स का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है? a graph
हैज 2 एक्सिस। ग्राफ में कितने एक्सिस होते हैं? 2। कौन कौन से 2 एक्सिस होते हैं? एक होता है एक्स X and एक्सिस। Y. जी बेटे मैं पूछ नहीं रहा था, दैट वाज रिटोरिकल, मैं बताना ही चाह रहा हूँ। वाई एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सा है? हॉरिजॉन्टल वन। वाई एक्सिस कौन सा है? द वर्टिकल वन। कन्वेंशन हमारे पास इसके ऊपर बल्कि कुछ लिख ही लें, इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस। क्या लिख लें इसके ऊपर? कन्वेंशंस क्या होते हैं? रिवाज। कन्वेंशंस क्या होते हैं? यार अब्दुल्ला दी, प्लीज 1 मिनट दरवाजा खोलना। फहद भाई को बोलना, उनको बोलना यार ये 2-3 बच्चे इधर से गए हैं, किससे पूछ के गए हैं? किसी ने कहा है ब्रेक है? नहीं कहा है तो इनको घर भेज दें यार यहाँ तो। Sir, I wrote it down. हैं? जी। Sir, टाइम टेबल नहीं देखा बेटे आपने? I think you wrote the axis wrong. You wrote AXES when it's AXIS. And सिंगुलर the एक्स आई plural एस is होता है, axis. प्लूरल होता है एक्सिस। क्या कहते हैं? हैं? कौन कह I रहा था? thought the plural was AXIS. बच्चे कहाँ हैं? ये बेटा ध्यान करना जरा जरा ना। ये बेटा नीचे गिरी हुई है। देख दी थी मैंने। है वो क्या? हाँ। नहीं नहीं नहीं, किससे पूछ के गए थे आप? किससे पूछ के गए थे आप? ब्रेक मिली है तो आप किससे पूछ के गए आप? है ना, किससे पूछ के गए? क्या क्या पूछा? जरूरी नहीं ना सुनना आपको। मेरे भी रुकने की जरूरत नहीं होती है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं यार? आप के मतलब मुझे ना गुस्सा इसलिए आता है कि आप किसी क्लास के बच्चे को है ना गोदी उठा के चुन्नू मुन्नू करके मैं उनको समझाया करूं। कि शर्मो, कितने बड़े हो गए हो, कितनी दफा बताना पड़ेगा कि एक एक करके जाना है? अब मुझे पढ़ाने के बाद ये जो बीच में रुकना पड़ रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? ये बाकी पागल हैं जो आपके लिए वेट कर रहे हैं। एक एक करते ही जाते हुए को तकलीफ पहुंचती है। उठ के तो तभी जा सकते हैं ना जब ब्रेक मिली है। इकट्ठे उठ के कैसे चलेंगे हम से? कोई तरीका है आपको समझ आने का? आपको तरीका बताता हूँ, आपकी पढ़ाई खराब नहीं हो, कोई मसला नहीं पड़ेगा। ये सादा क्या तरीका बताता हूँ, वो अच्छा पढ़ाते हैं, मैं बताता हूँ। मेरा तरीकेकार पे चलो ना। ये क्या कर रहे हो? बाकी सारों को ही कह रहा हूँ ना, आपको नहीं कहने को कह रहा, सारों को ही कह रहा हूँ ना। आपको लेकिन जरा ज्यादा चुल मिची हुई है 2 दिन से, इसलिए आपकी तरफ देख के कह रहा हूँ। यार कैसे, मतलब किस तरह समझ आनी है आप लोगों को? बच्चे हैं छोटे यार। यार अल्लाह का वास्ता भाई तू ही समझ जा। ब्रेक ना दियो, ये प्रोफिट मेरे से कुछ सुनेंगे शर्म सारे। ब्रेक ना दियो तो कैंटीन में ना कोई नजर आए, बंद कर दो यार, नहीं तो कैंटीन क्या ऐसा अजाब मचाया हुआ है? मैंने कैंटीन के लिए अकेडमी खोली है, कैंटीन रखी है। कितने पहले पढ़ते रहे हो तुम लोग? ग्राफिकल एनालिसिस, काइनेमैटिक्स का एक टॉपिक होता है ग्राफिकल एनालिसिस। पहले सबसे मैंने इसकी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस बतानी है कि ग्राफ की इन कन्वेंशंस क्या है। कन्वेंशंस का मतलब होता है ये रूल नहीं है, ये रूल, लेकिन इसको उतनी ही हैसियत हासिल है जितनी
किसी कन्वेंशन को, जितनी किसी रूल को हासिल होती है। कन्वेंशन क्या है? दो एक्सिस होंगे, एक होगा एक्स एक्सिस और दूसरा होगा, यानी मुझे आपको कहने के लिए बार बार लफ्ज हॉरिजॉन्टल नहीं बोलना, मैंने क्या बोलना है, एक्स एक्सिस आपको पता लग जाना चाहिए कौन सी लाइन की बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल। मैंने आपको बताने के लिए ये नहीं बोलना वर्टिकल लाइन पे जाओ, मैंने कहना वाई एक्सिस आपको पता लग जाना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आपको मैंने बताया कि ग्राफ कब बनता है, जब दो क्वांटिटीज आपस में इंटरडिपेंडेंट हो। ये पहले हम तय कर चुके हैं। क्या हम ये भी तय कर चुके हैं कि जब एक क्वांटिटी को चेक करना हो तो दूसरी को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं? ये भी चेक कर चुके हैं। ग्राफ की जुबान में हम क्या करते हैं, एक क्वांटिटी को डिपेंडेंट बनाते हैं और दूसरी को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। एक क्वांटिटी को डिपेंडेंट बनाते हैं, दूसरी को इंडिपेंडेंट। क्वांटिटी को हम कहाँ शो करेंगे, ये तो आपको पिछले मैथ्स वाले पार्ट से पता लग गया ना कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और डिपेंडेंट क्वांटिटी बताते वक्त मैंने तब वहां ये लफ्ज नहीं बोले, ये तो पता लग गया ना, एक को एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, दूसरी को वाई एक्सिस पे। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को बेटे शो करते हैं हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस पे, और डिपेंडेंट क्वांटिटी को किस पे शो करते हैं, वाई एक्सिस पे। इसका क्या मतलब है, हमने फिजिकली जिसको चेंज करना है ना, देखो जब हमने जो किसी क्वांटिटी को चेक करना है तो हमने उसमें उस पे इफेक्ट क्या आ रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने चेक करना है चाय जो है ये कितनी मीठी बनेगी, तो क्या चीज है जिसको मैं कंट्रोल करूंगा, चाय की क्वांटिटी को कि चीनी की क्वांटिटी को? तो चीनी की क्वांटिटी इंडिपेंडेंट हो गई, चाय कितनी बन रही है ये चीज मायने नहीं रखती। इसको दूसरी तरह से एग्जांपल ले लेते हैं। पिछली एग्जांपल जो थी, आलू खरीदने हैं बाजार से और ग्राफ बना रहे हैं हम क्वांटिटी ऑफ पोटेटोज और अमाउंट ऑफ बिल के ऊपर, इन दोनों पे हम ग्राफ बना रहे हैं। किस पे ग्राफ बना रहे हैं, जो बिल बन रहा है उसके टोटल पे और पोटेटोज की क्वांटिटी के ऊपर हम बना रहे हैं। अब जरा तवज्जो करनी है आपने, मैं किसको चेंज कर रहा हूं, मैं क्वांटिटी ऑफ पोटेटोज को चेंज कर रहा था कि मैंने यार 1 किलो खरीदना है, दुकानदार कहता है अच्छा ये लें जी 1 किलो, नहीं 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 यार 2 किलो दे दो, कहता अच्छा ये ले 2 ले लें, अरे नहीं नहीं 5 किलो दे दो। तो बिल उसके अकॉर्डिंगली बन रहा था, हालांकि ये ऐसे रिवर्स भी हो सकता है, यार 500 में कितने आलू आएंगे, यार 1000 के आलू दे दो, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन चलता कैसे है रूटीन में, यार 5 किलो खरीदने कितना बिल बनेगा, तो एक्स एक्सिस पे किसको लिया हमने, केजी को। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? वी गुड सो फार? अब काइनामेटिक्स के अंदर क्या था, मोशन चेक हो रही, क्या ये ग्राफिकल एनालिसिस हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, काइनामेटिक्स के अंदर। किसके अंदर पढ़ रहे हैं, काइनामेटिक्स के अंदर। काइनामेटिक्स का चैप्टर चल रहा है ना हमारा, तो काइनामेटिक्स के अंदर ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो काइनामेटिक्स में क्या था, स्टडी ऑफ मोशन थी, और स्टडी ऑफ मोशन क्या थी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम थी। तो इसका मतलब काइनामेटिक्स में हम जितने भी ग्राफ बनाएंगे उन ग्राफ्स के अंदर जो हमने आईजीसीएस के रो लेवल में बनाने हैं, एक क्वांटिटी होगी टाइम। एक क्वांटिटी कौन सी होगी, टाइम विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड ऑन एक्स एक्सिस। इसको बॉक्स इसलिए बना रहा हूं, ये अनब्रेकेबल रूल है आपके लिए। ये रूल आपके लिए क्या है, अनब्रेकेबल है। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। क्यों? क्योंकि बेटे टाइम इंडिपेंडेंट है, गाड़ी रुक भी जाएगी टाइम नहीं रुक सकता, गाड़ी रुक भी जाएगी टाइम। कोई कंफ्यूजन यहां तक, वी गुड सो फार? अब ग्राफ हमने पढ़ना कौन कौन सा, अभी तक जो चीजें हम पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक ही ग्राफ पढ़ेंगे। हाँ जी, किसको बुला रही है, Speed time. कौन है? हाँ बैठ जाओ तुम। ग्राफ हमने किस किस चीज का पढ़ना है बेटा, और हमने पढ़ने हैं दो ग्राफ्स, हमारे सिलेबस में बुनियादी तौर पर है दो ग्राफ्स। कितने, दो। कितने ग्राफ है, हमने याद करें टाइम का रिलेशनशिप पढ़ा किस किस के साथ है, एक हमने टाइम का रिलेशनशिप पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट के साथ, किसके साथ, तो उससे क्या बनी थी, स्पीड, उससे क्या बनी थी। और एक हमने पढ़ा है टाइम का रिलेशनशिप वेलोसिटी के साथ, जिससे क्या बना था, एक्सेलरेशन, जिससे क्या बना था। तो हमने ग्राफ्स पढ़ने हैं दो, एक का नाम हमने रखा हुआ है स्पीड टाइम ग्राफ। अब ये स्पीड टाइम ग्राफ क्यों इसका नाम रखा हुआ है बेटे, स्पीड टाइम नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ऐसी बॉडीज को जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। किसमें मूव कर रही हैं,
तो स्ट्रेट लाइन में कोई मूव कर रही हो तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क। और दूसरा हमने पढ़ना है बेटे, सॉरी इसको मुझे उस तरफ लिखना चाहिए था। पहले हमने पढ़ना है बेटे, जो ग्राफ है उसको कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ भी हो सकता है। हमारी जो क्लास टाइमिंग है वो क्या थी भला? फिजिक्स की क्लास कितने बजे तक थी? मैं जरा ज्यादा बियॉन्ड ना जान चला जाऊं। 7:30। देखो यार, दो ही तरीके हैं काम करने के। एक ये है कि मैं आप लोगों को इग्नोर कर दूं और मैं अपने काम से काम रखूं। उसके लिए आपको इधर आने की जरूरत नहीं है। आपको अपने पेरेंट्स के पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। आप घर ही रहा करें। मैं आपको मेरे से बेहतर यूट्यूब चैनल्स बता देता हूँ। मैं आपको एनिमेटेड वीडियोस बताता हूँ कहाँ से मिलनी है। फिर भी मेरी भी देखनी हो तो मैं डाल दूंगा यूट्यूब। मेरे पास आने की जरूरत नहीं यार। और अगर मैंने ऐसे पढ़ाना है कि मैंने ध्यान रखना है आपका ध्यान कहाँ पे है, और मैं ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ, इसके अलावा मुझे कोई तरीका नहीं आता पढ़ाने का। मुझे ये तरीका बिल्कुल नहीं आता। इतनी ज्यादा साइंस ने तरक्की कर ली है कि अब टीचर को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे कुर्सी एक ले 15 बजे 20 हज़ार की कुर्सी आती है। आईपैड और आईफोन टाइप चीजें सबके पास होती हैं। आराम से पूरी दुनिया को पढ़ाए। 4-6 महीने लगते हैं लोगों को पता लगने में, लेकिन आराम से पढ़ा देता है। लेकिन वो मैं इस सेंस में मैंने काम ही नहीं इस सेंस में शुरू किया था। तो ये जो इग्नोर वाला तरीका है ये तो मेरे से नहीं चल सकता यार। तो दूसरा तरीका है, मैं थक गया हूँ इस बात से कि मेरी क्लास का आधा टाइम ये समझाने में आपको लगे कि बैठना कैसे क्लास में, मुझे सुनना है कि नहीं सुनना। आप लोगों के कहने पे ब्रेक फिक्स किया कि नहीं किया? किया ना? नहीं होनी चाहिए हालांकि। ब्रेक फिक्स किया ना? सिर्फ हालांकि 1 घंटा क्लास पीछे की, वो भी एक सब्जेक्ट ऐड करने के लिए। वही क्लास का टाइम है, लेकिन आपके लिए ब्रेक रखी है ना। आपको ज्यादा ब्रेक मिलती है, आपको ज्यादा ब्रेक मिलती है ना। व्हेन यू गेट द ब्रेक तो व्हाट डज दैट मीन? अब इसके अलावा कोई फजूलियात मैं क्लास में खाने की इजाजत देता हूँ ना? याशी मार रहे होते हैं ना आप लोग क्लास में? चल कभी रोका है? यार मैं क्योंकि चाहता हूँ कि मुझे इसमें नहीं बहस में पढ़ना, मुझे पढ़ाना है यार। ब्रेक के अलावा भी अगर आप लोगों ने कहीं आना जाना है, मैं बड़ा माजूर रखता हूँ। सॉरी नहीं हो सकता ऐसा। ब्रेक के अलावा सिर्फ एक नमाज की ब्रेक है जो मुझे काबिल कबूल है। वो मैं नहीं भी दे रहा हूँ ना, आपको उठ के जाना चाहिए, नमाज पढ़ के आना चाहिए। इसके अलावा नहीं यार, मुझे ये मुझे पता है मैं को रोटी को चोची कहता हूँ। मैं नहीं टीनेजर था आपके ख्याल में? आपको क्या लगता है मैं नहीं क्लास से निकलता था दोस्तों के साथ बाहर गप्पे मारने के लिए? ये दो दो तीन तीन को इकट्ठे क्यों जाना पड़ता है बोतलें लेने के लिए, मुझे नहीं पता। बेवकूफ समझते मुझे आप लोग। मैं यार ये टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। मुझे पता है कई लोगों को इस बात से परवाह नहीं होती होती। तो यार फिर उन कई लोगों से पढ़ लेना यार। अपने घर वालों नहीं ना, आपकी नहीं ना मानते, हो सकता है कोई बच्चा हो उसको मैं जहर लगता हूँ लेकिन उसके घर वाले नहीं मानते। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं ना, उन्हें मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, उनके घर वालों को नहीं पसंद, वो कहते हैं नहीं सर उसामा से नहीं पढ़ना। तो कोई ऐसा भी तो होगा ना जिसको बच्चे को मैं जहर लगता हूँ, घर वालों ने जबरदस्ती मेरे पास डाला होगा। पेरेंट्स को लेके आओ, मैं उनको समझाता हूँ मेरे से ना पढ़ाएं इसको। यार लेकिन मेरे पास पढ़ना है ना, मैं माजूर रखता हूँ, यही एक तरीका है पढ़ने का। मेरी जिंदगी को भी आसान करो। डीपी ना मेरा बार बार शूट कराया करो। अपने लिए भी आसानी करो। अच्छा लगता है जब कोई आप पे चीखता है? अच्छा लगता है आप पे कोई चीखता है जब? तो एक आसान तरीका है उसका यार। या अपनी आदत बदल लो या अपनी It's कैटेगरी बदल about लो। to be 6 o'clock. आप बेटे I mean, it's about to be eight जी मुझे o'clock. पता है बेटे, मेरे सामने
सामने घड़ी लगी हुई है। आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? प्लीज यार, आई रिक्वेस्ट यू। मेरे पास इसके बाद हल ही कोई नहीं है सिवाय इसके कि मैं कहूँ यार प्लीज घर चले जाओ यार, मुझे किसी और को पढ़ा दो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपने सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास ये वाला, इसको ध्यान में रखना। दोबारा बोलो, थोड़ी ऊंची बोलो। हाँ, Analysis. डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड पीछे मैंने जो लिखा वो क्या? एनालिसिस। क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का भी कराऊंगा, और आपके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक ही है। मैं एक अलग क्वेश्चन शायद ऐसा कराऊंगा जिसमें ये दोनों लागू हो, आप समझे दोनों एक ही हैं। क्योंकि आप ऐसी बॉडी की बात कर रहे हैं जो स्ट्रेट मूव करती है। तो क्या करती है? डिस्टेंस टाइम लफ्ज से क्या पता लग रहा है कि ये ग्राफ के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या होगा? टाइम और Distance, डिस्टेंस। टाइम distance और, and time. अब आपने मुझे बताना है कि मुझे डिस्टेंस टाइम कहाँ पे लेना है और डिस्टेंस कहाँ लेना है। Time शाबाश। को x मुझे क्या करना axis है? और distance को y. हाँ जी, हमने फिक्स कर लिया है कि हमारा ये जो एक्स एक्सिस है, इधर हमने टी लिखना है, एरो एट लाजमी डालना है। और बेटे कन्वेंशन क्या है? आपने साथ यूनिट भी लाजमी लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर हमारे आएगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमने लेना है मीटर में। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? गुड सो फार। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा कैसा पॉसिबल है जरा ये देख लेते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा कैसा पॉसिबल है जरा ये देख लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा सा साइज छोटा करता हूँ। इसकी कुछ कॉपीज बना लेता हूँ, आप लोग भी बना लीजिएगा। नहीं नहीं, दोनों डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यार ये इक्वल नहीं है लग रहा है, लाइन के ऊपर रखते हैं ताकि इक्वल लगे, दिखने में ज्यादा अच्छे लगेंगे। बी इमेजिनेटिव। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ग्राफ कैसा कैसा हो सकता है? होना स्ट्रेट है, पहली बात हमारी तय है। ग्राफ होना क्या है? स्ट्रेट है, ये बात हमारी फिक्स्ड है। कैसा कैसा हो सकता है? क्या वो ग्राफ ऐसा हो सकता है? यहां से क्यों स्टार्ट करा रहा हूं? क्योंकि मैं जहां से टाइम काउंट करना शुरू कर रहा हूं स्टॉप वॉच की तरह, वो जीरो होगा। ये पॉइंट क्या है? जीरो है। क्या वो ग्राफ ऐसा हो सकता है? जब दोनों का बनेगा ग्राफ ऐसा हो सकता है कि नहीं? अब कोई बच्चा कहे सर ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, तो मैं कहूंगा ये जो अब दो लाइन हमने बनाई है ना, ये दो लाइंस उसी लाइन की वेरिएशंस हैं। उसी लाइन की क्या है? अब वेरिएशन है, डिफरेंट नहीं है। सर डिफरेंट क्यों नहीं है? वेरिएशन का भी तो यही मतलब है, चेंज है। तो मैं कहूँगा हाँ ये चेंज है, लेकिन ये इतना बड़ा चेंज नहीं है कि हम कहूँ ये बिल्कुल ही अलग चीज है। ये ऐसी है कि Sir, किसी बच्चे ने अपने हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है। जी बेटे। we can start at a different timing. नहीं बेटे, हमने जहां से भी स्टार्ट करते हैं स्टॉप वॉच को जीरो ही रख के करते हैं ना, तो मुझे वही करनी है फिलहाल। जो समझा रहा हूँ अभी उसकी तरफ फोकस करें, ठीक है? ग्राफ की एक पॉसिबिलिटी क्या है? द पॉसिबिलिटी इज स्ट्रेट। ओ भाई, क्या मसला है तेरा? अच्छा तो खत्म करना बात, आगे सुन। स्ट्रेट, और लफ्ज क्या है? इनक्लाइंड ग्राफ। तो पहला टाइप ऑफ ग्राफ मेरे सामने क्या आ गया? स्ट्रेट है और इंक्लाइंड ग्राफ है। स्ट्रेट तो होंगे सारे, स्ट्रेट तो सारे। दूसरा इसमें कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? दूसरा ग्राफ मेरे पास पॉसिबल है ये वाला।
इसको क्या कहते हैं बेटे? Constant. हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल ग्राफ। तीसरी, मैं बेटे कह रहा हूं बी इमेजिनेटिव। हाँ, आप वो क्या कहते हैं, बी वाइल्ड, जो दिल करता अपना आगे देखोगे ये भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं। क्या ग्राफ की शक्ल ऐसी भी हो सकती है कि नहीं? और कॉपीज बना लेते Wait हैं। a minute. No, sir. हौसला बेटे, हौसला हौसला। ये इरा कह रही है कि जो भी हमने ये भी नहीं बनाया था, ये वाला कहती नहीं जी, ये नहीं पॉसिबल। Because, sir, जी जी, एक because, मिनट है ना, sir, मैं आपको, how can time हौसला not हौसला। move for ओ, distance वाह can वाह वाह। at the same time? अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल है तो उसके नीचे बना देते हैं एक वर्टिकल ग्राफ। क्या ये वर्टिकल ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं है? इरा कहती सर ये नहीं पॉसिबल। ये क्यों नहीं पॉसिबल? यदि टाइम तो रोक के नहीं सकता। देखो ना, इस वर्टिकल लाइन का तो ये मतलब है टाइम की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, डिस्टेंस की चेंज हो रही है। कहती ये पॉसिबल नहीं, टाइम रोक नहीं सकता। जी किंजा, दोबारा बोलो। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैं दोबारा बोलता हूँ, आई होप आवाज आ जाए आपको। मैं कह रहा हूँ कि ग्राफ की एक पॉसिबिलिटी ये है, स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड लाइन। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, राइट। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद वर्टिकल आ गई। एरा कह रही है वर्टिकल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि टाइम आपने कहा नहीं चल मूव कर रहा। टाइम मूव, अगर टाइम मूव कर रहा हो तो इस लाइन को कहीं दाएं बाएं कुछ होना चाहिए ना, कोई रन होना चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर रन है, इसमें सिर्फ राइज है। राइज का मतलब है टाइम में चेंज आ रहा है, रन का मतलब है डिस्टेंस में चेंज आ रहा है। जैसे ये देखें, इसमें राइज नहीं है, रन है, विच इज पॉसिबल। हाँ टाइम गुजर रहा है लेकिन डिस्टेंस में चेंज। लेकिन इधर ये कैसे पॉसिबल है? इधर ये पॉसिबल। तो इसको मैं फिलहाल यहां से रिमूव कर रहा हूं कि ये वाला हमारे लिए पॉसिबल, यहाँ लिखा रहने देता हूं, साथ लिख देंगे इम्पॉसिबल ग्राफ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? क्या ग्राफ की ये पॉसिबिलिटी है? अब ये स्ट्रेट नहीं है, अब Yes, ये sir. स्ट्रेट। जी जी, क्यों I नहीं said बनाएंगे yes, आप? it's possible. जी मैं किसी और को पूछ रहा था बेटे, क्लास में और भी बच्चे बैठे हैं ना, वो उनमें से किसी ने कुछ पूछा था, उसको कह रहा था जी। What is this graph called? खैर जो भी। अगर बेटे वो वाला ग्राफ पॉसिबल है तो ये भी तो ग्राफ पॉसिबल होगा। यस और नो? अगर ये Yes, पॉसिबल है ग्राफ, तो ये नीचे वाला ग्राफ भी पॉसिबल होना चाहिए। यस। yes. अगला सवाल आपसे। क्या बेटे ये ग्राफ पॉसिबल है जो अब बनाने लगा हूं? एक मिनट होकर, क्या बेटे ये वाला ग्राफ पॉसिबल है जो अब बना रहा हूं या नहीं? Yes. No. जी हरम, क्या लगता है ये पॉसिबल है कि नहीं? जरा गौर करो, इस ग्राफ में हो क्या रहा है? टाइम इसमें रन है इस ग्राफ में, यानी क्या लेफ्ट टू राइट जा रहा है ग्राफ के नहीं जा रहा है? जा रहा है ना, लेफ्ट टू राइट तो इस तरफ तो ये ग्राफ जा रहा है। क्या ये ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ या नीचे की तरफ आ रहा है? नीचे. हाँ, नीचे की तरफ आ रहा है ना। इसलिए हमने ऊपर नाम क्या लिखा था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या लिखा था? डिस्टेंस तो कम नहीं हो सकता। अगर ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता, कौन सा होता? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता। बंदा वापस आ रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट उसका हो सकता। डिस्टेंस में ये पॉसिबल, डिस्टेंस में ये पॉसिबल। तो मैं सबसे पहले यहां यही लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? ओनली पॉसिबल
फॉर डिस्प्लेसमेंट नॉट फॉर डिस्टेंस। ये वो कर, अब आप सवाल पूछ रहे थे, पूछ लें। जी बेटे, Sir, what is the मैं other बिल्कुल curve बता one सकता हूँ। for? मैं सॉरी, What are the curved ones called? मैं अभी लिखने लगा हूँ बेटा। ये स्ट्रेट इंक्लाइन ग्राफ है बेटे, पहले वाला। स्ट्रेट लाइन हमने मैथ में भी पढ़ा। ये कौन सा रिलेशनशिप है? लिनियर। कौन सा है? कौन सा रिलेशनशिप है? लिनियर के अंदर क्या चीज कांस्टेंट होती है, ये भी देख लीजिए। कांस्टेंट ग्रेडियंट। क्या कांस्टेंट है इसका? यहां तक कोई प्रॉब्लम? कांस्टेंट ग्रेडियंट, कांस्टेंट। बेटे ये वाले ग्राफ में आ जाते हैं। ये हमारे पास क्या है? हॉरिजॉन्टल है बेटे। यार बेटे मैं सारे दिखाऊंगा, मुझे करने दो ना। स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड तो नहीं है, लिनियर तो है। लिनियर तो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें तो रिलेशनशिप ही नहीं शो हो रहा। एक के चेंज होने से दूसरे में कोई चेंज आ रहा है? क्या राइज हो रहा है जरा भी रन होने से? क्या ग्राफ के इस तरफ जाने से उस तरफ वाली क्वांटिटी पे कोई फर्क आ रहा है? नो। दिस वाज राइज ओवर रन, दिस वाज राइज ओवर। हाँ, सबने कहीं ना कहीं जाना। कह रहे हैं इसको भेज दो, ये कह रहे हैं, तो उनको को 1 मिनट बाद भेज देते हैं। हमजा, आप फिजिक्स ले रहे हो तो फिर आपकी तो छुट्टी होगी है, सियासी में है। सीएस की क्लास है? अच्छा अच्छा, तब आ जा, फिर सीएस कर ले लिया। ठीक है जा जी। इसका राइज ओवर रन क्या बेटे? जरा तवज्जो करो बेटे, प्लीज तवज्जो करो। इसके अंदर राइज हो रहा है कोई के नहीं हो रहा है? तो रन की जो भी वैल्यू है, राइज की वैल्यू क्या है? 0। राइज की वैल्यू क्या है? तो इसका राइज 0 को किसी भी नंबर में डिवाइड करें, आंसर क्या आता है? तो इसका ग्रेडियंट क्या है बेटे? ग्रेडियंट इज 0। ग्रेडियंट क्या है इसका? इधर आ जाओ जी। वर्टिकल वाले को पहले देख लेते हैं। वर्टिकल ग्राफ, इसमें क्या हो रहा है बेटे? राइज तो हो रहा है, लेकिन रन इसके अंदर नहीं हो रहा। रन इसके अंदर, बेटे रहीम अभी आपका ध्यान है इधर? अच्छा, हाँ बोलो, बता रहा हूं। इसके अंदर राइज हो रहा है, रन नहीं हो रहा। तो राइज की तो जो भी वैल्यू है, रन की वैल्यू क्या है इसमें? क्या आप किसी नंबर को 0 पे डिवाइड कर सकते हैं? मैथ्स में ये अनडिफाइंड है, मैथ्स में ये, इसलिए वर्टिकल ग्राफ हमारे लिए अनडिफाइंड रह जाता है। हम कहते हैं ये अनडिफाइंड है। क्या ये? पता लग गया बकर, ये क्यों नहीं पॉसिबल? अब इधर आ जाते हैं। क्या ऊपर करना है, क्या पार्ट करना है? Sir, are the curved graphs just called curved graph? जी मैं अभी लिखूंगा बेटे, 1 मिनट रुको तो सही, रुको जरा, सब्र करो, हौसला करो। सर हॉरिजॉन्टल ग्राफ लीनियर नहीं है ना? है लीनियर, लफ्ज का मतलब है स्ट्रेट लाइन, है ये भी लीनियर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लीनियर का वर्ड उसके लिए यूज कर रहे हैं जहां इंटरडिपेंडेंस हो। यहाँ तो डिपेंडेंस का चक्कर ही खत्म हो गया, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल ग्राफ कहते हैं। लफ्ज लीनियर का मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर आप फिजिकली देखें, फिजिकली से मुराद मेरी यहाँ पे लाइन पेपर पे देखें तो एक लाइन तो है। तो लेकिन ये अगर आप फिजिक्स वाली फिजिकली देखें तो बॉडी तो रुकी हुई है, उसका डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा, वो तो एट रेस्ट है बॉडी। यहाँ तक प्रॉब्लम बच्चों? अब जरा इस ग्राफ की बात कर लेते हैं। इसको आप अपवर्ड कर्व कह लें। क्या कह लें? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है ना ये कर्व। इसको आप कह लें अपवर्ड कर्व, या इसको मेरा फेवरेट नाम क्या है,
बेली डाउन। आप गौर करें, ऐसे ही लग रहा है पुलिस वाला उसका पेट है ये। पुलिस वालों के पाकिस्तान में ऐसे ही पेट होते हैं। बेली डाउन ग्राफ भी कह लें इसको, ऐਵੇਂ मेरी तसल्ली के लिए, मेरी खुशी के लिए कह लें। अब Alright, ऐसा ना हो I'll आप just में put से it कोई as a बच्चा belly उस down graph. अब ऐसा ना हो आप में से कोई बच्चा हो, उसके दादा नाना का ऐसे ही बेली निकला हो, तो वो जाकर उनको कहना शुरू कर दे, दादा दादा आज हमने आपका बेली बनाया था। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपवर्ड कर्व में क्या होता है बेटे, अगर आप गौर करें तो, अगर जरा प्लीज तवज्जो करें, ये इतना राइज हुआ तो रन थोड़ा था ना, इतना राइज हुआ तो रन, इतना ही राइज दोबारा कराएं, रन बढ़ गया पहले से कि नहीं, उतना ही राइज दोबारा कराएं, रन और बढ़ गया। इसमें राइज ओवर रन को क्या हो रहा है बेटे, राइज ओवर रन की वैल्यू इज इंक्रीजिंग। राइज ओवर रन को क्या हो रहा है, राइज पर यूनिट रन बढ़ रहा है ना, यानी रन उतना ही लेते रहे तो राइज की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। दोबारा बताऊं, देखो इतना रन लें अगर, तो इसमें राइज कितना है, इतना ही रन दोबारा लें, राइज पहले से बढ़ गया, उतना ही रन दोबारा लें, राइज और बढ़ गया, उतना ही रन दोबारा लें, राइज और, तो इसका राइज ओवर रन बढ़ता जा रहा है, इसका राइज ओवर रन। तो एक तो बात ये कि मैथ्स में इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लिनियर तो आपने पढ़ लिया ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यही होती है। ये आपका साइड नोट है मैथ्स में, इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे। अभी फिजिक्स है तो फिजिक्स पे फोकस करते हैं। तो राइज ओवर रन को क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, राइज ओवर रन को क्या हो रहा है। और अगर मैं वही मैथ्स वाली टर्म यूज करूं तो मैं कहूंगा ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग। ग्रेडियंट को क्या हो रहा है, मसला। अब इसके ऑपोजिट नहीं होगा ये सारा कुछ इसका, ये क्या है जनाब, डाउनवर्ड कर्व, क्योंकि इसकी कर्व ग्राफ ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ रहा है। हाँ हादी, क्या नाम होना चाहिए इसका, शाबाश, कहता है सर इसको कहना चाहिए बेली अप कर, बेली अप ग्राफ, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, अगर आप गौर करें, इसमें राइज ओवर रन इज डिक्रीजिंग, राइज ओवर रन इसके अंदर डिक्रीज कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं आता देख लीजिए, इतना राइज था उस पर देखें कितना सारा रन है, उतना ही राइज, सॉरी इतना रन था देखें उस पर कितना सारा राइज है, उतना ही रन दोबारा करा रहा हूं देखें राइज कम हो गया, उतना ही रन दोबारा करा रहा हूं राइज और कम हो गया, उतना ही रन दोबारा कराता हूं राइज और कम होता जा रहा है, राइज ओवर रन कम होता जा रहा है। तो मैं इसके लिए मैथ की जुबान में ये लफ्ज लिख सकता हूं, ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग। यस और नो, कोई कंफ्यूजन बेटा, इसके अंदर ग्रेडियंट कांस्टेंट है सिर्फ स्ट्रेट लाइन में, इसमें भी ग्रेडियंट कांस्टेंट है बेटे, ये वाले में भी। लेकिन अभी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसको पढ़ेंगे नहीं, कहां पढ़ेंगे इसको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। किसमें पढ़ेंगे, महरूर, समझ आई है कि पिछले नोट से बस टैली करने में टाइम गुजर गया, श्योर। यहां से आगे इंशाल्लाह फिजिक्स में यही टॉपिक दोबारा कल पढ़ना है हमने, सिर्फ कुछ और इजाफी बातों के साथ। आप समझे, आज मैंने आपको बेसिक्स बता दी हैं, कल थोड़ी सी इजाफी बातें बताऊंगा। और अब 2 मिनट अब दे रहा हूं, 2-3 मिनट की ब्रेक, जिसके बाद हम शुरू करेंगे सीएस और बायो। बायो का टेस्ट है और सीएस की क्लास है।